आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि एनडीएमए के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन आज, और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीएमए के समारोह का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। स्थापना दिवस आज है एनडीएमए का और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बता दें कि एनडीएमए का स्थापना दिवस समारोह होना है। समारोह के मुख्य अतिथि अमित शाह होंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदाय को सशक्त बनाना इसका मकसद है। मुख्य विषय पर केंद्रित 3 तकनीकी सत्र होंगे। पहला, मौसम के पैटर्न में बदलाव का सामना करने वाले समुदाय की आवाज़। दूसरा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतिम छोर तक संचार के लिए तकनीक। और तीसरा, धीमी शुरुआत वाली मौसम की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन और जोखिम न्यूनीकरण। तो देखिए किस तरीके से ये 3 मुख्य कारण फैक्टर हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा। प्रिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी देश में कहीं पर भी विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस वक्त एनडीएमए की भूमिका बड़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। उसके स्थापना दिवस को लेकर के विशेष तौर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। जाहिर है कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो उसकी भूमिका, और साथ ही साथ ऐसी जब विपदा आती है देश के किसी भी हिस्से में, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। और चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते वो तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबारों में जिसका जिक्र है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड कल प्रसारण हुआ और पीएम ने भारतीय एनिमेशन का जिक्र किया। कहा, देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है, साथ ही साथ भारत के एनिमेशन मूवी का दुनिया में डंका है। तमाम बातों का जिक्र, और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर उनका फोकस रहा। डिजिटल अरेस्ट को लेकर उन्होंने पूरी जानकारी शेयर की। और देखिए, अगर अखबारों का जिक्र करें तो डिजिटल अरेस्ट करीब है, सख्ती से निपटेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लेने की भी उन्होंने आह्वान किया। और छोटा भीम, कृष्णा, हनुमान और मोटू पत्तू जैसे एनिमेशन चरित्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने ये कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा ना कोई शब्द होता है, ना ही जो पूछताछ कभी ऐसे की जाती है। उन्होंने देशवासियों को कहा कि रुको, सोचो और एक्शन लो के जरिए साइबर अपराधियों से बचाव की राह दिखाई। साथ ही साथ देखिए, इस बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया। पीएम ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है और कोई भी जांच एजेंसी ना तो धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है और ना ही पैसों की मांग करती है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पेट्रोपोल यात्री टर्मिनल का कल उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दौरान तमाम बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि आप विधानसभा चुनाव होने हैं राज्य में, और जब इलेक्शन होंगे तो ऐसे में आप बीजेपी की सरकार को वोट करना और हम आपको तमाम काम करके दिखाएंगे। कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जो चल रही हैं जिनसे आम जनता को, खास तौर पर जो गरीब व्यक्ति है उसको फ़ायदा हो रहा है। और हमने पश्चिम बंगाल के लिए दिशा और दशा तय कर रखी है कि कैसे यहाँ पर काम करने हैं। तो अगली बार जब विधानसभा इलेक्शन होंगे तो आप हमें वोट कीजिएगा और हम यहाँ पर परिवर्तन ला कर दिखाएंगे। देखिए, इन बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से किया गया, जिनका भी प्रीति ने जिक्र किया। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की और कहा कि बंगाल की भूमि से ही हमारी पार्टी की शुरुआत हुई थी। ये गृह मंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आए। देखिए, पार्टी का जो दूसरा फेज है सदस्यता अभियान का, वो इस वक्त चल रहा है और पार्टी की तरफ से लक्ष्य रखा गया था 10 करोड़ सदस्य जोड़ने का, जो कि पार्टी अचीव भी कर चुकी है। पहला ही फेज था जब 6 करोड़ सदस्य पार्टी जोड़ चुकी थी इस अभियान के जरिए। और कल भी गृह मंत्री यहां पश्चिम बंगाल में जब मौजूद रहे, उनका 2 दिवसीय ये दौरा रहा। इस दौरान भी बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि बंगाल की भूमि से ही हमारी पार्टी की शुरुआत हुई थी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की हम बात करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने 20 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट मिला और ये भारत 24 ने खबर आप तक पहले भी पहुंचाई थी कि मिलिंद देवड़ा को यहां पर वर्ली से आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट यहां पर उतारा जा सकता है। इसके अलावा अंधेरी ईस्ट से मुरजी पटेल को कैंडिडेट बनाया गया। डिंडोशी से संजय निरुपम को टिकट मिला। कुडाल से नीलेश राणे को मौका मिला है। इसके अलावा पालघर से राजेंद्र गावित प्रत्याशी होंगे। पुरंदर से विजय सोपा निर्वाह को टिकट, चंबूर से तुकाराम रामकृष्ण को मौका मिला। कोल्हापुर उत्तर से राजेश विनायक का नाम इस सूची में है। तो ये वो तमाम चेहरे जिनके लिए अब जो प्रचार प्रसार का दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसने यहाँ पर सूची के जरिए एक और नाम आगे कर दिया है। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। हालांकि सबसे दिलचस्प ये है कि वर्ली सीट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को यहां पर उतारा गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले वो कांग्रेस में लंबे वक्त तक थे, लेकिन उसके बाद वो यहां पर एकनाथ शिंदे वाली पार्टी में शामिल होते हैं। इसके अलावा देखिए दिलचस्प ये है कि इसी सीट से मनसे के यानी कि जो राज ठाकरे वाली पार्टी है उनसे संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि वर्ली से हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले। इसके अलावा शिंदे सेना ने दिंडोसी में उद्धव के खास और लगातार 2 बार से विधायक सुनील प्रभु को घेरने के लिए पूर्व सांसद संजय निरुपम पर दाव खेला है। उन्होंने भी पाला बदल लिया था, आपको याद होगा। तो तमाम वो चेहरे इसमें शामिल हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा कद्दावर माने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प लड़ाई होगी। अब देखना होगा कि वर्ली सीट पर आखिरकार क्या होता है। एक तरफ उद्धव के लाल यहाँ पर होंगे आदित्य ठाकरे, दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा, तो तीसरी तरफ शिवसेना और के दोनों इन दलों को चुनौती देने के लिए मनसे की तरफ से भी यहाँ पर उम्मीदवार सामने किया जा चुका है। देखिए, महाराष्ट्र में टूटा एमवीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और कांग्रेस ने तोड़ा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तीनों पार्टियों ने 90 सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक घोषित किए हैं 99 उम्मीदवार। उद्धव गुट 85 सीटों पर घोषित कर चुका प्रत्याशी। शरद गुट का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो 76 पार्टी सीटों पर उतार चुके उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, लगातार आपने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह से एमवीए में मीटिंग का दौर चला और इसके बाद जो फॉर्मूला सेट हुआ वो 90 पर। लेकिन कांग्रेस ने अब तक 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और उद्धव गुट 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और ये बड़ी जानकारी, जहां टूटा एमवीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। हालांकि महाराष्ट्र में एक फेज में इलेक्शन होना और उससे पहले तमाम जो पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो फिर सवाल ये है कि जब बात 90 सीटों पर बनी थी तो उसके बाद 99 सीटों पर कैसे कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, क्योंकि ये तो बातचीत के खिलाफ है। इससे पहले राहुल गांधी नाराज भी थे उनकी तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम को लेकर बातचीत की जा रही थी, तो राहुल गांधी इस पक्ष में नहीं थी कि वो सीटें उनके खाते में जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बातचीत की जा रही है। अब देखिए, क्योंकि बात हम महाराष्ट्र विधानसभा की कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस ने, आपको बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अरमोरी से रामदास मसराम कांग्रेस उम्मीदवार बने हैं। चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ से प्रवीण नानाजी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बल्लारपुर से संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चंदन सिंह रावत यहाँ से उम्मीदवार है। बरोरा से प्रवीण सुरेश काकड़े को कांग्रेस से अपना कैंडिडेट बनाया है। नांदेड़ उत्तर से अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर उम्मीदवार है। अंधेरी वेस्ट से अशोक जादव को उम्मीदवार बनाया है। तो ये वो नाम आपको हम बता रहे हैं जो देखिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, कौन कौन से वो कैंडिडेट है जिनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सीएम योगी की करेंगे। सीएम योगी का वाराणसी दौरा। काजी सराय में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने इस दौरान अनावरण किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। काशी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल वो कल काशी के दौरे पर थे और इस बीच कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर रहे। पहले भगवान का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर भी वो पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम नजर आए और उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास कार्य को लेकर समीक्षा करते हुए भी सीएम इससे पहले यहां पर नजर आए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी काशी सीएम पहुंचते हैं तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो उनके अगले कार्यक्रम हैं उनका रुख करते हैं। कल यहां पर देखिए आपको बताएं, जब सीएम योगी पहुंचे तो काशी से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। उन्होंने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में
प्रथमा से आचार्य तक के प्रदेश के 69,195 विद्यार्थियों के खाते में 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति ऑनलाइन स्थानांतरित की। इसमें आपको ये भी बता दें कि जब उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहा तो यहाँ सीएम योगी जो कि काजी सराय में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए भी नजर आए। आपको ये बताएं कि यहाँ पर सीएम योगी ने पहले प्रतिमा का अनावरण किया, उसके बाद पूजा अर्चना भी यहाँ पर की गई सीएम योगी की तरफ से। उन्होंने समारोह में गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले संस्थानों को खोलने का आह्वान किया और साथ ही ये भी कहा कि सरकार ऐसे विद्यालयों को तत्काल मान्यता देगी। संस्कृत में शोध को बढ़ाने की जरूरत बताते हुए उन्होंने सरकार संस्कृत के शोधार्थियों के लिए जल्द ही छात्रवृत्ति शुरू करने जा रही है, इस बात का भी जिक्र किया। और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीएम योगी की, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां वो काजी सराय में काशी के अंदर 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद पूजा अर्चना भी यहां पर सीएम योगी की तरफ से की गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की, जिन्होंने चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। ये उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संबंधित विभागों को प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। आपको मालूम है कि चक्रवात दाना से इस वक्त क्या हाल ओडिशा में बना हुआ है। इवन पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भी एक बड़े हिस्से में तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। ये इस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी लोगों के बीच पहुंचते हैं। अधिकारियों को पूरी तरीके से उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, एहतियाती कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों को भी शिफ्ट किया गया है। बट परेशानियां बहुत बड़ी है और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जो जनजीवन है जो कि अस्त व्यस्त हुआ है, पूरी तरीके से प्रभावित है, कैसे उसको वापस से ट्रैक पर लाया जा सके। जो किसान हैं, क्योंकि खेत के खेत इन पानी में बह गए हैं, फसलें पूरी तरीके से जो लहलहा रही थी वो प्रभावित हुई हैं। ऐसे में कैसे उन तक राहत पहुंचे, कैसे मरहम लगाया जाए उनके जख्मों पर, ये कोशिश मुख्यमंत्री की। और इसी को लेकर के लगातार हवाई सर्वेक्षण करते हुए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आई। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो यहाँ पर पहुंचे। अधिकारियों के साथ उन्होंने हर एक ज़िले में इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है ये जानने की उन्होंने कोशिश की। अव्वल तो ये कि खुद भुवनेश्वर में मौजूद होकर के लगातार वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए थे और अब जो हालात बने हैं, तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका ज़मीनी आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे।